पहला प्रश्न है सेट 2 का, आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, यह आंसर सही है। इसका सही आंसर होगा डी। ए, बी और सी। आदर्शक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से है। आदर्शक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है और आदर्शक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है। ये तीनों कथन आदर्शक अर्थशास्त्र के संबंध में नहीं है, बल्कि ये धनात्मक अर्थशास्त्र के संबंध में है। मतलब धनात्मक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है से है। धनात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों पर आधारित होता है और धनात्मक अर्थशास्त्र का उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का वास्तविक विवरण है। दूसरा प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा होता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कम्युन सिस्टम के द्वारा होता है। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है? यह तीसरा प्रश्न है। तो उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होने का मतलब है कि पहले की तुलना में दोनों वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होना। तो यह संभव है तकनीकी विकास से, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। बाढ़, संसाधनों का ह्रास और पुरानी तकनीक का प्रयोग से उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर विवर्तित होगा। चौथा प्रश्न है कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है, तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी? तो आप जानते हैं कि किसी भी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की जिस मात्रा का आप त्याग करते हैं वही उसकी अवसर लागत है। तो यहाँ पर 100 टन धान उत्पादन के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग हो रहा है, इसलिए 100 टन धान उत्पादन के लिए जो अवसर लागत है वह 120 क्विंटल गेहूं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न है कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा? जैसे ए बंडल में है 4 रसगुल्ला 5 गुलाब जामुन, बी में है 3 रसगुल्ला 5 गुलाब जामुन और सी में है 5 रसगुल्ला और 6 गुलाब जामुन। तो आप जानते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता का अधिमान जो होता है वह एकदिष्ट होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उस बंडल को चयन करेगा जिस बंडल में कम से कम एक वस्तु अधिक मात्रा में हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी में रसगुल्ला और गुलाब जामुन ए और बी की तुलना में अधिक है, इसलिए उसका जो पहला प्रेफरेंस होगा वो सी होगा। उसके बाद फिर ए होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए में बी की तुलना में रसगुल्ला अधिक है, इसलिए ए होगा। और तीसरा प्रेफरेंस जो होगा वो बी होगा। तो सही अधिक्रम बंडलों का सही अधिमान क्रम होगा सी ए बी। तो ऑप्शन सही है डी। छठा प्रश्न है कि एक निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी। और बाकी 3 का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सातवां प्रश्न है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन अगर आप करेंगे उपभोग में और कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होगा उसे आप सीमांत उपयोगिता कहेंगे, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होगा? तो सीमांत उपयोगिता का मान जब 0 होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह प्रश्न है 9। उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, यह कथन सही है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, ये भी सही है। उदासीनता को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ये भी कथन सही है। 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यह गलत है, क्योंकि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। 10वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो मांग की कीमत लोच का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देना होगा। मतलब 8 को आप 4 से जब भाग देंगे तो इसका उत्तर होगा 2, इसलिए 10 का सही आंसर है बी। प्रश्न संख्या 11 है कि एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब बजट रेखा का विवर्तन होगा, मतलब अपनी दाहिनी ओर जाएगी जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी।
इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी। आप ध्यान दीजिए, एक सरल रेखा मांग वक्र AB है और AB के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए तरीका है कि उस बिंदु से नीचे का पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से भाग देंगे। मतलब यहाँ पर मांग की लोच G पर जो होगी वो GB बटा AG। तो GB आप देख रहे हैं कि AG की तुलना में कम है, इसलिए इसका जो मान होगा वो होगा 1 से कम, इसलिए 12 का आंसर होगा सी। 13 है, उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण कहता है कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा जब उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे। ध्यान रखने वाली बात है कि जब बजट रेखा को उदासीनता वक्र स्पर्श करता है तो वहां पर उदासीनता वक्र और बजट रेखा दोनों की ढाल बराबर होती है, और उदासीनता वक्र की ढाल को हम MRS कहते हैं और बजट रेखा की ढाल कीमतों का अनुपात होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, सही है। उदासीनता वक्र और बजट रेखा की ढाल समान हो, ये भी सही है। और MRS बराबर PX बटा PY, ये भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। 14 है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वह वस्तु होगी घटिया वस्तु। क्योंकि घटिया वस्तु के लिए जब हमारी आय बढ़ती है तो उस वस्तु की हम कम मांग करते हैं। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तुओं का एक संयोग है। पूरक वस्तु, दो वस्तुओं का प्रयोग अगर एक साथ हो रहा होता है तो उसको हम लोग पूरक वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चाय और चीनी, और बाकी जो ऑप्शन है A, B और C वे सभी प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। 16 प्रश्न है कि किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच का भौतिक संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। तो 16 का सही आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 17 है, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। तो आप जानते हैं कि औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद दोनों जब बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। सीमांत उत्पाद अधिकतम होगा तो वह होगा मोड़ बिंदु। अठारहवां प्रश्न है, यदि कुल लागत TC और उत्पादन की मात्रा Q हो तो सीमांत लागत का सूत्र कुल लागत है और उत्पादन की मात्रा है। तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा, कुल लागत में परिवर्तन की दर, मतलब कुल लागत में परिवर्तन बटे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा बी। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। तो पैमाने का प्रतिफल क्या है, पैमाने का प्रतिफल है कि जब हम उत्पादन के सभी साधनों में एक निश्चित अनुपात से जब वृद्धि करते हैं तो उसके फलस्वरूप उत्पादन में जो होने वाला परिवर्तन उसे हम लोग पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो उत्पादन के सभी साधनों में कब परिवर्तन संभव है, दीर्घकाल में, इसलिए पैमाने का प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल से है। 20 प्रश्न है, किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव। 20 प्रश्न है कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है। तो यह है अल्पकाल, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। 21 प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है। तो वो उसका स्तर जो होगा वो दूसरा स्तर है। निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है। औसत उत्पाद को परिवर्ती साधन की प्रति इकाई उत्पाद कहा जाता है। सही बात है, मतलब 10 इकाई श्रम के लगाने से जो कुल उत्पाद होता है उसमें अगर हम 1 इकाई लगाते तो कितना होता, तो कुल उत्पाद बटे परिवर्ती साधन की मात्रा को हम लोग औसत उत्पाद कहते हैं, इसलिए कथन ए भी सही है। परिवर्ती साधन की इकाई को बढ़ाने से औसत उत्पाद बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद घटने लगता है, ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, ये भी सही है। औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, ये भी सही है। औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, ये गलत है, ये सीमांत उत्पाद के संबंध में सही है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तो औसत उत्पाद में, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तो औसत उत्पाद में कमी होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। चौबीस प्रश्न है कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को
दुगना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? उत्पत्ति के सभी साधनों का आप दुगना कर रहे हैं और उत्पादन 3 गुना हो रहा है, मतलब दुगना से अधिक हो रहा है, इसका मतलब यह है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर को हम सीमांत आगम कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध है? तो टीसी जो है वो टीएफसी और टीवीसी का योग होता है, इसका सही आंसर होगा डी। जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होगा? तो ध्यान रखने की बात है, जब मांग और पूर्ति में दोनों में एक समान दर से वृद्धि होती है, जैसे मांग में अगर 5% की वृद्धि हो, पूर्ति में भी 5% की वृद्धि हो, तो वैसी परिस्थिति में संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका सही सी। यदि वस्तु की मांग डी और वस्तु की पूर्ति एस हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है डी इज ग्रेटर देन एस। जब डी एस से ग्रेटर होगा तो डी में एस घटाएंगे तो 0 से बड़ा होगा, मतलब ए और बी इसमें दोनों सही है। और सी स्थिति जो है वो मांग संतुलन की स्थिति है, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। 29 प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने से साम्य मात्रा में क्या होगी? मतलब मांग में जो वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि हो रही है तो साम्य मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी बी। 29 का बी। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो पूर्ति की कीमत लोच का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देना होगा, तो 4/5 जब आप करेंगे, 4/5 करेंगे तो 4 को जब 5 से भाग देंगे तो इसका सही आंसर होगा 0.8। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? ध्यान रखने की बात है, मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में जब भी मांग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सिर्फ साम्य मात्रा पर होता है, साम्य कीमत पर नहीं होता है, तो केवल संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी, इसका सही आंसर होगा सी। 32 मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत में क्या होगी? मांग अधिक की स्थिति मतलब मांग अधिक है पूर्ति कम है, मांग अधिक है पूर्ति कम है, इसका मतलब साम्य कीमत में वृद्धि होगी, इसका सही आंसर होगा बी। 33 प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है? एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा न्यूनतम एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर एसएमसी का बढ़ता भाग। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए ए और आरएमआर में क्या संबंध होता है? इसमें सही है, ए और आरएमआर दोनों बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म में। ए आर मतलब एवरेज रिवेन्यू, एम आर मतलब मार्जिनल रिवेन्यू, ए आर मतलब औसत आय और एम आर मतलब सीमांत आगम, ये दोनों पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए बराबर होते हैं, इसलिए 34 का सही प्रश्न होगा। 35 प्रश्न है, समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस बाजार संरचना की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। कुल आगम वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है? कुल आगम वक्र की ढाल को हम एम आर कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, मतलब P इज ग्रेटर देन MC? इसका सही आंसर होगा एकाधिकार। क्यों? इसलिए कि पूर्ण प्रतियोगिता और शुद्ध प्रतियोगिता दोनों एक ही है, दोनों में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। एकाधिकार के अंतर्गत AR और MR में क्या संबंध होता है? इसमें होता है AR जो है वो बड़ा होता है MR से। 40 प्रश्न है कि एक एकाधिकारी के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर MR और MC को निम्न तालिका से दर्शाया गया है, तो संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? तो संतुलन की अवस्था में MR और MC दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि MR और MC कहाँ बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि उत्पादन के छठवीं इकाई में MR और MC दोनों आपस में बराबर है, 4 और 4 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी।